हेलो एंड हाय एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत बंसोड़े और मैं हूँ आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट। लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नया और अनोखा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मिथ्स, मिसकंसेप्शन, गलत फहमियाँ रिलेटेड टू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जी, आज का टॉपिक हल्का सा मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा सीरियस भी होने वाला है और मेरी कुछ बातें शायद किसी को चुभ भी सकती है। तो आइए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। क्या ये डिसीज है? न्यूरो सोशो साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज आर नॉट डिसीज, दे आर डिसऑर्डर्स। तो थिंग्स विच आर नॉट इन ऑर्डर आर एक्चुअली डिसऑर्डर्स। इसी वजह से न्यूरो सोशो साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज इन द किड्स आर नॉट डिसीज, दे आर नॉट इलनेस। ये कोई रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि जबान मोटी होने की वजह से बच्चे बात नहीं करते। अगर इस लॉजिक को सही माना जाए तो शायद कोई मोटा बच्चा शायद ही अपने पैरों पे चल सके, क्योंकि उसके पैरों को अपने बॉडी का वजन जो उठाना है, इसकी वजह से इस लॉजिक पे कोई दम नहीं है। अगर बच्चे बात करते हैं तो उनके जबान की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ना कि वो पतली है या मोटी है इसकी वजह से। ज़बान मोटी हो या पतली, फ्लेक्सिबिलिटी होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते, टंग टाई। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि टंग टाई होने की वजह से बच्चे बात नहीं करते। सबसे पहले तो टंग टाई होता क्या है? टंग टाई इज अ लिगामेंट विच इज प्रेजेंट, एक्स्ट्रा लिगामेंट विच इज प्रेजेंट अंडर द टंग टिप, और उसकी प्रेजेंस की वजह से टंग टिप के जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो शायद इस कंडीशन की वजह से बच्चे तोतरे बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी टंग टिप की मूवमेंट अफेक्ट हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा बोलने में डिले आ सकता है। लेकिन बच्चे बात नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से अगर टंग टाई प्रेजेंट है बच्चों में तो उनको रिफ़र किया जाता है स्पीच थेरेपिस्ट के पास, उनके तोतरेपन के ऊपर काम करने के लिए। और स्पीच थेरेपिस्ट के पास आने के बाद भी अगर तोतरेपन पे कुछ कामयाबी हासिल नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में टंग टाई का ऑपरेशन किया जाता है और टंग टाई रिलीज किया जाता है। इसी टंग टाई की टॉपिक को किसी और एंगल से देखते हैं, एक अलग व्यू से देखते हैं। बहुत बार या फिर काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे हैं, कभी कभी उनमें भी टंग टाई होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टंग टाई एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर गोइंग हैंड इन हैंड। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होने की वजह से टंग टाई होता है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसे किसी भी बच्चे को टंग टाई हो सकता है, वैसे कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने वाले बच्चे को भी टंग टाई हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को ऐसी सलाह दी जाती है कि इसके टंग टाई को ऑपरेशन करा दो, टंग टाई कट करा दो, आपका बच्चा बोलने लगेगा। देखिए, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है तो एक्चुअली वो बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच एंड लैंग्वेज। अगर सेंट्रलाइज एबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट, इट इज हैम्पर्ड, देन टंग टाई हो या ना हो वो बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिफिकल्टी दिखाएगा ही। तो बहुत बार ऐसे ही होता है कि इन बच्चों का टंग टाई रिलीज करवाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और पेरेंट्स को कहा जाता है कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके थेरेपी कराओ, अभी बच्चा बात करेगा। और पेरेंट्स हमें विशेष टिप्पणी के साथ अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं कि इसके डॉक्टर ने इसके टंग टाई का ऑपरेशन किया है और कहा है कि अभी अच्छे से स्ट्रेचिंग कराओ, ये बोलने लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चा ऑलरेडी डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहा है, तो ऐसा बच्चा टंग टाई रिमूव करने की वजह से बात करने के चांसेस ना के बराबर है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी दिवाली भी पास आ रही है तो उसके हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ, और ये मेरा क्लासिकल एग्जांपल है, मैं हर एक को एग्जांपल देता हूँ। अभी दिवाली आ रही है तो अपने खिड़की में आप कंदील लगाओगे, कंदील के अंदर होल्डर में आप एक बल्ब लगाओगे और लाइट ऑन करोगे, बल्ब का बटन ऑन करोगे तो लाइट आएगी, राइट? सोचिए कि आप एक दुकान से बल्ब लेके आते हो और उस होल्डर में लगा देते हो और स्विच बोर्ड के ऊपर जो बटन है उसको प्रेस करते हो, ऑन करते हो, पर वो लाइट नहीं जलती है। तो आप क्या करते हो?
आप दुकानदार के पास जाते हो और उससे कहते हो कि मुझे दूसरा बल्ब दो, ये जल नहीं रहा है, और दुकानदार टेस्ट करता है वही बल्ब को तो वो जलता है। फिर भी आप दूसरा बल्ब लेके आते हो और वापस होल्डर में लगाते हो और स्विच बोर्ड के ऊपर जो बटन है वो ऑन करते हो और देखते हो तो क्या है कि लाइट नहीं जल रही है। तो ये हो क्या रहा है, आपके बल्ब के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सच में बोला जाए तो आप कितने भी बल्ब चेंज करो, वो बल्ब वहाँ पे जलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बल्ब में नहीं है, प्रॉब्लम जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर जो वायरिंग है, उसके अंदर जो सर्किट है उसमें है। अगर वो लूज़ है या फिर वहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो आप कितना भी बटन ऑन करो या फिर कितने भी बल्ब चेंज करो, वो बल्ब जलने वाला नहीं है। इसी तरीके से अगर बच्चों में डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टी एंड इनेबिलिटी टू फॉर्म स्पीच एंड लैंग्वेज इज एट अ सेंट्रल लेवल, ब्रेन लेवल पे है, तो आप टंग लेवल पे, आर्टिकुलेटर लेवल्स पे चाहे कितने भी ऑपरेशन करो वो असफल होंगे। इसके लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भ्रम है जो जिसके ऊपर मैं आज लाइट स्प्रेड करना चाहता हूँ कि किड्स वर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड हैविंग टंग टाई रिलीज करने के वजह से वो बच्चे बात करेंगे। अगर ऐसा कोई आपको सलाह देते हैं तो इस सलाह में कोई लॉजिक नहीं है। बढ़ते आगे की टॉपिक की तरफ, कहा जाता है कि तोते की झूठी मिर्ची और चिड़िया का झूठा पानी पिलाने से बच्चे बात करते हैं। और अगर इस लॉजिक को सही माना जाए तो मेरे क्लिनिक में आने वाले हर बच्चे का स्वागत मैं एक वेलकम स्नैक और एक वेलकम ड्रिंक से करूँगा, जो रहेगी एक तोते की खाई हुई झूठी मिर्ची और चिड़िया का पिया हुआ झूठा पानी। इस लॉजिक में तो कोई दम नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करते। अगले टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं, मेडिसिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी। क्या मेडिसिन सीरियसली हाइपर एक्टिविटी ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात, मेडिसिन्स आर नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ ट्रीटमेंट फॉर द हाइपर एक्टिविटी। थेरेपेटिक इंटरवेंशन इज द बेस्ट intervention for the treatment of the hyperactivity. Another thing, what kind of hyperactivity can be treated with the medicines? अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी सीरियस लेवल की है कि वो बच्चा उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से खुद को या सामने वाले को कुछ डैमेज या हानि पहुंचा सकता है तो ही मेडिसिन्स का ख्याल किया जा सकता है। अदरवाइज हाइपर एक्टिविटी इज वेल मैनेज्ड बाय थेरेपेटिक इंटरवेंशन। बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से या ज़बरदस्ती से ये कहा जाता है कि आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही यूज़ होगा। और हाइपर एक्टिविटी जज करने का तरीका भी बहुत अनोखा होता है। होता क्या है, हमारे बच्चे बहुत बार अपने सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को कंज्यूम करने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करने के लिए कुछ बिहेवियरल मूवमेंट्स करते हैं और इन बिहेवियरल मूवमेंट्स को कहा जाता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और इसीलिए इसको मेडिसिन देने की ज़रूरत है। इन बोथ द वेज, अगर आपका बच्चा हाईली हाइपर एक्टिव नहीं है और अगर वो अपने कुछ बिहेवियरल मूवमेंट्स जस्ट टू गेट एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट कर रहा है तो मेडिसिन आर नॉट एट ऑल नीडेड। आपको मेरी बातों में शायद ऐसे लगेगा कि मैं मेडिसिन के बहुत ही खिलाफ हूँ। बात ऐसी है कि मैं कुछ बातें मेरे ऑब्जर्वेशन से, मेरे एक्सपीरियंस से और लॉजिक से कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई बच्चा मैं पहली बार देखता हूँ और मुझे समझ में आता है, शायद मैं पेरेंट्स को पूछता हूँ कि क्या ये बच्चा किसी मेडिसिन के अंडर है, क्या हाइपर एक्टिविटी के लिए कोई मेडिसिन दिया हुआ है? तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जी हाँ, इनको दिया हुआ है। तो ऐसे बच्चे इजीली समझ में आते हैं प्रॉब्लम हो क्या रहा है, व्हाई एक्चुअली आई एम साउंडिंग अगेंस्ट मेडिसिन। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम बच्चों को थेरेपी में लेते हैं तो उनका एक लेवल ऑफ अराउजल होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार ड्रग्स, मेडिसिन्स देने के वजह से बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी है वो कंट्रोल में तो आ जाती है, लेकिन ऐसे भी देखा गया है और मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि बच्चे एक्चुअली शांत तो हो रहे हैं लेकिन उनका जो अराउजल लेवल है वो लो हो रहा है। तो ये लो अराउजल होता क्या है?
सबसे पहले तो अराउजल लेवल क्या होता है या फिर हाई अराउजल लेवल क्या होता है। कोई बच्चा अगर थेरेपी में आता है या फिर कोई बच्चा कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो वो कितने लेवल तक अराउज्ड है वो चीज़ सीखने के लिए, वो चीज़ उसके तक कितनी पहुंच रही है। अगर पहुंचेगी तो ही वो रिस्पॉन्स दे पाएगा। द वे ऑफ रिस्पॉन्स मेकिंग इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दैट किड्स अराउजल लेवल। अगर वो बच्चा हाईली अराउज्ड है या फिर एवरेज लेवल ऑफ अराउजल है तो आप जो काम उस बच्चे के साथ कर रहे हो ना, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए बच्चा रेडी रहेगा। अगर वो बच्चा लो अराउजल लेवल वाला बच्चा है तो आप जो काम बच्चे के साथ कर रहे हो वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दिखानी पड़ेगी, और जो काम आप उस बच्चे के साथ कर रहे हो शायद उस बच्चे के पास वो साथ और उसके अंदर वो शायद पहुंच ही नहीं रहा है ड्यू टू लो अराउजल लेवल। And if this kind of a low arousal level is because of medicine's effect, then it is actually a barrier between the kid and the development. And it is going to be very difficult. In this case, therapist finds it very difficult to convey what that therapist actually wants to do with the kid, and hence the response making gets affected. Or response making affected, that means जिस रिजल्ट के लिए हम बच्चों को थेरेपी के लिए लाते हैं या फिर हम थेरेपी देना चाहते हैं उस रिजल्ट में बाधा। एंड हेंस मेडिसिन कैन बी ओनली सजेस्टेड टू द किड्स whose hyperactivity level is at such a level because of which the kid can hurt himself or someone else in the surrounding and damage the things around, and parents are not able to at all control that kid. But if the kid is controllable even after having hyperactivity, then the best way to work on hyperactivity is therapy. मैं क्या है ना, मैं आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मैं आपको अपना मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप मुझे अपना मानते रहोगे। और होता क्या है ना, हम अपनों की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते। मैं तो ये चीज़ बहुत टाइम से बोल रहा हूँ अबाउट द मेडिसिन, बट पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। आज भी मैं बोल रहा हूँ और पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगा। इसीलिए अपनों को छोड़ो, हम परायों के बारे में बात करते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक भेजूँगा, एक वीडियो लिंक जिसमें कोई प्रोफेशनल्स इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। वो अपने लोग नहीं है, ना ही वो पराए है, वो तो परदेसी है, लाइक फॉरेनर्स, क्योंकि उनकी भाषा हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। तो उन लिंक को ज़रूर देखना। और इसी वजह से जब किसी माइल्ड और मॉडरेट हाइपर एक्टिविटी रहने वाले बच्चों को कोई मेडिसिन से ट्रीट करने का दावा करता है या फिर सजेशन देता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना बजता है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक थोड़ा संगीन होने वाला है और शायद मेरी बातें किसी को चुभने वाली भी है। जी, स्टेम सेल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर कोई छाती ठोक के दावा कर रहा है कि स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके मैं आपके बच्चे का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दूर कर सकता हूँ या फिर उसमें मिरेकल वाली कुछ डेवलपमेंटल ला के दिखा सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में और एक गाना बजता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सबसे पहले तो कोशिश करते ही ये जानने की कि स्टेम सेल्स होते क्या है। देखिए, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ों का अवेयरनेस अच्छी तरह से, इसके लिए कुछ चीज़ों पे बात तो बिल्कुल कर ही सकता हूँ। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ आवर बॉडी। इनमें एक खासियत होती है, ये किसी भी ऑर्गन के सेल के साथ जब मिल जाते हैं तो उसी के जैसा फंक्शन करने की इनमें एबिलिटी होती है। और उनमें और एक खासियत है जिसकी वजह से ये एकदम स्पेशलाइज्ड सेल है, दैट इज दे कैन रीडुप्लीकेट इटसेल्फ। मतलब एक से अनेक बनने की उनमें खूबी होती है। और इसी खूबी की वजह से स्टेम सेल की ट्रीटमेंट इज अप्रूव्ड बाय FDA for blood related diseases, and also up to the some extent this kind of a treatment is approved for
cerebral palsy, cases of cerebral palsy, but FDA has not approved stem cells for the treatment of autism spectrum disorder. It's been long, there is a research on this topic and nothing is yet been proved. इस पे कोई proof नहीं मिला है कि because of stem cells these things are happened in autism spectrum disorder kid, or lot of development are only because of stem cells. ICMR also has given warning and also requested to the parents to not to fall prey for such a kind of advertisements. तो होता क्या है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट करने के वजह से हमने बच्चों में बहुत सारी डेवलपमेंटल चेंजेस लाके दिखाइए, ऐसे लोग प्रूव करते हैं. आपने भी देखा होगा कि आपके सामने, शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपके सामने कुछ केसेस प्रेजेंट किए जाते हैं और कहा जाता है कि ये स्टेम सेल्स देने के वजह से ही हुए हैं. तो इस हिसाब से तो मेरे जैसे थेरेपिस्ट कितने सालों से बच्चों पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स, इम्प्रूवमेंट भी तो दिख रहा है, पर हम उसको प्रूव करने नहीं जाते क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट थेरेपी के वजह से हुआ है, ये हमें पता है. लेकिन स्टेम सेल के वजह से कुछ हो रहा है, ये प्रूव करना पड़ रहा है. तो सीधी बात है, जो चीज़ बिना स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किए भी हो रही है तो वो चीज़ करने की क्या ज़रूरत है. और जो काम थेरेपिस्ट करते हैं उसका वो दावा नहीं करते क्योंकि उन्हें वो चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. जो भी है वो सामने दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, जो सिद्ध हुआ है उसे सिद्धांत की ज़रूरत नहीं होती. इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और लाइट स्प्रेड करने के लिए मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर रहा हूँ. आगे बढ़ते. एवरी चाइल्डहुड डिफ़िकल्टी, एवरी डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टी इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. आजकल ऐसे माहौल बनाया गया है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को इतना पॉपुलर बनाया गया है कि कोई भी डिफ़िकल्टी अगर बच्चों में है तो भी, क्योंकि वो बच्चों में है तो वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही है. जी बिल्कुल नहीं. देयर आर मेनी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. बहुत सारे बच्चों में होने वाली कमियां, बच्चों में होने वाली डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी है. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ दैट पार्ट. लेकिन लोगों को अभी ये ट्रेंड बनाना बहुत मज़ा आता है कि कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमें सिर्फ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही समझ में आता है. तो एवरी चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बिल्कुल भी दावा गलत है. सो पेरेंट्स, आज मैंने आपके साथ जितनी भी बातें की इज़ ऑल माई पर्सनल ओपिनियन, बट इट्स लॉजिकल एंड it has my experience behind it, and I'm doing it only and only for the purpose of awareness. शायद मेरी बातें किसी को कड़वी भी लगी होगी, लेकिन awareness spreading is my aim और मैं वो करते रहूँगा. So guys, signing off from here, myself हेमंत बंसोड़े, आपका अपना. एक टॉपिक तो रह गया. क्या है ना, हम थेरेपिस्ट अपनी सर्विसेज को आगे और अपने आप को पीछे रखते हैं. तो ये टॉपिक मेरे अपने दोस्तों के लिए, थेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशनर्स जो चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए काम करते हैं, उनके बारे में एक टॉपिक. लोगों को ऐसे लगता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी ऐसे लगता है कि थेरेपिस्ट वर्क्स अंडर द डॉक्टर, थेरेपिस्ट वर्क्स अंडर द पीडियाट्रिशियंस, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट. अगर आपको ऐसे लगता है तो जी नहीं. थेरेपिस्ट्स are individual professionals. They can work independently. Therapists have taken a professional degree where they have taken lot of knowledge of what they are supposed to do in future. Doctors give medicines and therapists cannot give medicines, and that's why we respect doctors. But therapists give therapies and doctors do not do that. और हम थेरेपिस्ट किसी के अंडर काम करते हैं, इसी इम्प्रेशन के वजह से हमारा वजूद थोड़ा धुंधला भी हो गया है. तो उसी के लिए
दो पंक्तियाँ आपके सामने पेश करता हूँ मेरे स्टाइल में। कठपुतली नहीं हम किसी के हाथ की, कठपुतली नहीं हम किसी के हाथ की, तैर के पार करना समुंदर खासियत है हमारी। कठपुतली नहीं हम किसी के हाथ की, तैर के पार करना समुंदर खासियत है हमारी। बाजू की इन ताकत को कहीं समझना तू किसी और की कहानी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर माई सेल्फ हेमंत बनसोड़े, आपका अपना स्पीच थेरेपिस्ट।